क्या नाम है? प्रियांश। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फिर हम। 6 लोग। ऐप इंस्टॉल हो गया आपका? वेरी गुड। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना ऐप वगैरह इंस्टॉल करना सीखा था और किस तरह से उसमें मॉडिफिकेशंस वगैरह हम लोग कर सकते हैं, वो पार्ट हम लोगों ने देख लिया था इसके अंदर। आज हम लोग देखेंगे रिएक्ट को अगर हमें अपग्रेड करना हो तो किस तरह से हम लोग अपग्रेड वगैरह कर सकते हैं। सो जैसे कि अपग्रेड टू रिएक्ट 18। वैसे भी रिएक्ट का जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है, क्योंकि ये मेरा पुराना थ्योरी है, रिएक्ट का जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो है 19। ठीक है, प्रोसेस सेम रहेगा, देयर इज़ नो चेंज। ठीक है, सो अपग्रेडिंग एन एग्जिस्टिंग रिएक्ट एप्लीकेशन टू वर्जन 18 only requires 2 steps. If you are already using the latest version of create react app which use react version 18, you can skip this section. मतलब अगर हमने आज की डेट में डाला है तो हमें तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बट कब हमें रिक्वायरमेंट आएगी। लेट्स एग्जांपल के लिए कि आपने अपनी मशीन में कोई प्रोजेक्ट बनाया या फिर किसी क्लाइंट का प्रोजेक्ट आपको मिलता है तो डेफिनेटली पुराना होगा, तो उस केस में आपको अपग्रेड करने के लिए ये प्रोसेस फॉलो करना है। आपके अपने केस में ये रिक्वायरमेंट नहीं आने वाली। आपके अपने केस में रिक्वायरमेंट ये तब रेज होगी जब आपने 1-2 साल पहले कोई प्रोजेक्ट बनाया और उसके बाद में आप उसको अपग्रेड करने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए समझ लेते हैं। पहले क्या करेंगे, इंस्टॉल रिएक्ट 18। टू इंस्टॉल द लेटेस्ट वर्जन फ्रॉम योर प्रोजेक्ट फोल्डर रन दी फॉलोइंग फ्रॉम द टर्मिनल। ध्यान से देखना, फ्रॉम योर प्रोजेक्ट फोल्डर, यानी कि जैसे माई ऐप है तो माई ऐप के अंदर हम लोग इस कमांड को रन करेंगे। अटेंडेंस में किसी का नाम मिस हो रहा है क्या? मोहित, टोटल 7 लोग हो रहे हैं, काउंट 6 का आ रहा है। रहमान, मोहित नेगी, मोहित में से तो कोई नहीं है। गौरव, योगेश, फैजल, जस्टिन, काव्या, तनीश। ठीक है, चलिए। हाँ जी, तो हमने ध्यान से इसको समझना है कि जो हमारा फोल्डर रहेगा, जैसे कि अभी यहाँ पर हम देखें Feb 25 लिख रहा है, बट हमारा जो फोल्डर है वो क्या है,
माई ऐप। तो आपको यहाँ लिखना है CD माई ऐप। अब ये माई ऐप मेरी एप्लीकेशन का नेम फोल्डर है, आपका कोई और भी हो सकता है, तो आपने अपनी ऐप का नेम लिखना है। उसके बाद ये कमांड आप यहाँ से रन करेंगे, ठीक है। फिलहाल हमें करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमारा ऑलरेडी लेटेस्ट चला है, बट फिर भी अगर आप ट्राई करना चाहें तो यहाँ पर चला सकते हैं इसको। ठीक है, तो हमने कमांड अपना रन कर लिया। अब क्या होता है कि टर्मिनल में अगर आप कुछ कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं तो कॉपी तो कंट्रोल C से ही होगा, लेकिन पेस्ट राइट क्लिक से होता है, ठीक है। हमने जो भी यहाँ पर कमांड कॉपी किया था वो किससे पेस्ट किया, राइट क्लिक से। अब हमें कैसे पता चले कि हमारा ऐप पुराना है या नया है? तो देखो यूज़ दी न्यू रूट API। अब ये API कौन सा है? जो हमारा index.js में लिखा होता है। देखिए अगर आपका लेटेस्ट वाला चल रहा है तो आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पर ये आपको लाइन मिलेगा, import react DOM from react DOM client। अगर आपका ओल्डर होगा तो यहाँ पर क्लाइंट नहीं होगा, ओनली इतना पार्ट आपको दिखाई देगा, पहला। दूसरा, आप यहाँ से इस लाइन से पता लगा सकते हैं डिफरेंस, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे, बिफोर जो ओल्डर वर्जन में था उसमें क्या था, इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट डोम, यानी कि जो मैंने पार्ट अभी आपको बताया उसमें क्लाइंट नहीं होगा। दूसरा, रिएक्ट डोम में आप देखेंगे रेंडर आपको दिखाई देगा, क्रिएट रूट आपको नहीं दिखाई देगा, समझ गए। तो हमारा कौन सा चल रहा है, इम्पोर्ट रिएक्ट डोम फ्रॉम रिएक्ट डोम क्लाइंट, ये आप देख सकते हैं लाइन मैच हो रहा है। इसके बाद यहाँ से आप देखेंगे रिएक्ट डोम में क्रिएट रूट, तो हमारा क्रिएट रूट भी यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। और यहाँ से रेंडर के अंदर आप देख सकते हैं हमारा ऐप जो है वो रेंडर हो रहा है। तो इससे ये कंफर्म हो जाता है कि हम लोग लेटेस्ट को ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। पुराना होगा तो आप इंडेक्स फाइल से सीधे पता लगा लेंगे कि कौन सा आपका रिएक्ट चल रहा है। आगे बढ़ेंगे। So your application will work without using the new root API. If you continue to use React DOM.render, your application will behave like React 17. ठीक है, तो ध्यान रखना 18 में ये मेजर चेंजेस हमारा है, 17 तक ये चलता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। बात करेंगे रिएक्ट HTML को रेंडर किस तरह से करता है, ठीक है। क्योंकि सीधी सी बात है, कोई भी वेबसाइट आप बनाओ, किसी भी टेक्नोलॉजी में बनाओ, अल्टीमेटली वो ब्राउज़र पर डिस्प्ले होती है हमें किसके थ्रू, HTML के थ्रू, क्योंकि HTML इज़ अ पब्लिशिंग लैंग्वेज। सो रिएक्ट्स गोल is in many ways to render HTML in a web page. So React renders HTML to the web page by using a function called createRoot and its method render. So ये हमें कहाँ मिलता है देखने के लिए, createRoot index.js फाइल में सोर्स के अंदर और root.render, ठीक है। तो रेंडर हमारे पास मेथड है इसमें। तो ये दो चीज़ें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब बात करते हैं क्रिएट रूट का काम है क्या एक्चुअल में। द क्रिएट रूट फंक्शन टेक्स वन आर्ग्यूमेंट एन HTML एलिमेंट। तो जब भी आप क्रिएट रूट लिखेंगे तो आपको अपने पब्लिक फोल्डर से index.html फाइल का एलिमेंट बताना है जहाँ पर जाके मेरा रिएक्ट का डेटा रेंडर होने वाला है। चलिए प्रैक्टिकल समझते हैं। तो जब भी हम लोग ऐप बनाते हैं तो ऐप के अंदर हमें 3 फोल्डर दिखाई देते हैं। नोड मॉड्यूल्स, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। दूसरा फोल्डर क्या है, पब्लिक। पब्लिक को जब अपन एक्सपेंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, index.html। और यहाँ पर आप नोटिस करेंगे आपका एक HTML एलिमेंट अवेलेबल है, div id root। div ही क्यों है, ये देखो एलिमेंट कोई भी हो सकता है, बट div जो होता है वो हमारा स्ट्रक्चर के लिए यूज़ होता है, इसी वजह से यहाँ पर div का इस्तेमाल किया हुआ है। id root पर्पजली रखा गया है क्योंकि मेरा रूट है, यहीं पर हमारा प्रोजेक्ट आके रेंडर होगा। आप नेम कुछ भी रख सकते हो, संता बनता, रोहन, मोहन, सोहन, जो आपको समझ में आए। इसके बाद हम इसी एलिमेंट को यहाँ बताते हैं अपनी सोर्स फोल्डर के अंदर index.js में। क्या लिखा हमने, क्रिएट रूट टेक वन HTML एलिमेंट, वो क्या है, ये document.get element by id root। तो जावास्क्रिप्ट हम लोग पढ़ के आए हैं, किसी भी आईडी को अगर हमें फैच करना होता है JS में तो गेट एलिमेंट बाय आईडी का इस्तेमाल होता है। सिंगल कोट, डबल कोट, दोनों ही मोस्ट वेलकम, कुछ भी चला सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं। द पर्पस ऑफ द फंक्शन इज टू डिफाइन द HTML एलिमेंट वेयर अ रिएक्ट कंपोनेंट शुड बी डिस्प्ले। तो वो कहाँ डिस्प्ले होगा? रूट में डिस्प्ले होगा। बात करेंगे रेंडर मेथड। द रेंडर मेथड इज देन कॉल्ड टू डिफाइन द रिएक्ट कंपोनेंट दैट शुड बी रेंडर। तो हमें क्या कंपोनेंट बेसिकली रेंडर कराना है वो हमें रेंडर में बताना होता है। सो व्हाट रेंडर वेयर, कहाँ? सो देयर इज अनदर फोल्डर इन द रूट डायरेक्टरी ऑफ योर रिएक्ट प्रोजेक्ट नेम्ड पब्लिक, जो मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ। इन दिस फोल्डर देयर इज एन index.html फाइल. You will notice a single div in this body of this file. This is where our React application will be rendered. So आप यहाँ पर कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं, डिस्प्ले अ पैराग्राफ इनसाइड एन एलिमेंट विद द आईडी ऑफ रूट। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? कांस्टेंट कंटेनर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी रूट। यहाँ पर हमने क्या लिखा? रिएक्ट डो में क्रिएट रूट कंटेनर। अब जहाँ मैंने कंटेनर को इसमें कॉल किया हुआ है, अगर मैं ये लाइन ना बनाऊँ तो मैं डायरेक्ट भी तो लिख सकता हूँ, इसको चल जाएगा। अभी हम लोग देख ही चुके हैं ऑलरेडी। इसके बाद रूट डॉट रेंडर में हमने जैसे यहाँ पे लिखा H1 में हेलो वर्ल्ड एग्जाम्पल के तौर पर, तो ये आपका रेंडर हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये डेटा कहाँ जाएगा? आपका डिव आईडी रूट के अंदर। ठीक है, और बॉडी में हमारा ऑलरेडी अवेलेबल है पब्लिक में index.html के अंदर। तो देखो अभी क्या हो रहा है यहाँ पर, जब आप कोई ऐप बनाते हो तो रिएक्ट आपको सब चीज़ पहले से कॉन्फ़िगर करके देता है। तो हमने यहाँ पर एक फ़ाइल देखा जो कि बना हुआ है app.js के नाम से। ये फाइल जब हमने बनाया, हमने इसको क्या बोला यहाँ से? एक्सपोर्ट करा के हमने कहाँ इसको इंपोर्ट कराया? index.js में। index.js में जब हमने इसको इंपोर्ट कराया तो यहाँ पर हमने इसको रेंडर में पास कर दिया इस तरह से। अगर आप इसको चलाना नहीं चाहते हैं कोई बात नहीं, आप यहाँ पर क्या करेंगे? इस पार्ट को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ इस तरह से। इसके बाद आप यहाँ से एंटर करेंगे जो भी चीज़ आप रेंडर करना चाहते हैं। जैसे मैंने एक पैराग्राफ बनाया, कैप्स लॉक को ऑफ करेंगे, p tag क्लोज, दिस इज अ पैराग्राफ। फाइल को प्रेस करेंगे कंट्रोल S और यहाँ पर हम लोग नीचे लिखेंगे npm स्टार्ट। तो फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा टाइम लेता है, एक बार स्टार्ट हो जाएगा फिर ये टाइम नहीं लगाएगा बिल्कुल भी। चलिए देखिए स्टार्ट हो चुका है, तो ब्राउज़र में ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। फाइल को प्रोसेस होने दीजिए। आ गया आउटपुट हमारा। तो ये आउटपुट आया हमारा जो हमने मैनुअली इस फाइल के अंदर अपना मैसेज लिखा है। अगर आप अपनी किसी फाइल को यहाँ पर चलाना चाहते हैं तो फाइल को रन करने का जो तरीका होता है वो इस तरह से होता है। पहले फाइल को इंपोर्ट करते हैं, फिर उसको यहाँ पर इस तरह से पास करते हैं रेंडर के अंदर। तो अभी थोड़ा सा फेमिलियर होने में आपको टाइम लगेगा इसके साथ। जैसे एक बार आप हो जाओगे तो फिर आपको उसमें चैलेंजेस प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। तो चलिए ये पार्ट हमने सीखा यहाँ पर। अब आप यहाँ नोटिस करेंगे क्या लिखा है, येलो कलर से कुछ वार्निंग आ रही है, ऐप इज़ डिफाइंड बट नेवर यूज। येलो कलर की वार्निंग को आप अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, इससे आउटपुट में कोई एरर नहीं आता। ये जस्ट मुझे रिमाइंड कराने के लिए कुछ लिखा था आपने जो कि यूज़ में नहीं है, तो नहीं है तो बंद कर दो उसको। तो बंद कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर कमेंट बना देंगे हम उसको। अब आप देखेंगे यहाँ पर ग्रीन कलर में कंपाइल्ड सक्सेसफुली मुझे रिटर्न आ रहा है। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने देखा भी कि भी आप इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी लिख दिया अपना। और ये कहाँ दिखाई देगा हमें? इस जगह पर। तो क्या करेंगे, देखो कंट्रोल U अगर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपका डिव आईडी रूट ब्लैंक है।
क्योंकि हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं रिएक्ट वर्चुअल डोम का इस्तेमाल करता है। तो यानी कि ये मैटर मुझे जो दिखाई देगा वो राइट क्लिक करने पर इंस्पेक्ट करने के बाद आपको यहाँ डिस्प्ले होगा। क्लियर है? यही होता है वर्चुअल, यानी कि जो डायरेक्ट ना दिखे लेकिन इंस्पेक्ट पर दिखे। इसके बाद उसको अपना ओपन ही रखिए, आगे बढ़ते हैं। नोट दैट द एलिमेंट आईडी डज नॉट हैव टू बी कॉल्ड रूट बट दिस इज द स्टैंडर्ड कन्वेंशन। यानी कि हम बात करें इस आईडी का जो हमने यहाँ पर इंडेक्स डॉट उसमें डिफाइन किया हुआ एचटीएमएल में, ठीक है। जैसे अगर आप जैम चलाते हैं तो हमारा जो पासवर्ड होता है माइस्क्यूएल को, वो क्या होता है बाय डिफॉल्ट यूज़र नेम रूट पासवर्ड ब्लैंक। तो हमारा एंट्री पॉइंट जो होता है दैट इज कॉल्ड रूट, ठीक है। ये रिएक्ट की एप्लीकेशन का एंट्री पॉइंट है यहाँ पर जो डिस्प्ले होगा, इसलिए इसका नाम रूट रखा है। आप कुछ भी रख सकते हैं। चलो आगे एग्जांपल में देखते हैं। द HTML code. The HTML code uses JSX, which allows you to write HTML tag inside the JavaScript code. अब JSX क्या होता है? JavaScript Example. JSX इंट्रोड्यूस हुआ था बहुत पहले, ठीक है। अब जैसे अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो ड्रीमवीवर में अगर हम लोग एक टर्म सुनते हैं XHTML, जिसकी फुल फॉर्म होती है एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब इसमें होता क्या था? 1999 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया XHTML को, और 1999 में ही आपका HTML4 आया। अब क्या होता था कि HTML4 जब इंट्रोड्यूस हुआ तो ये वेब डिज़ाइनर डेवलपर के लिए बिल्कुल एक नाइटमेयर की तरह था, एक बुरा सपना। कैसे? कि भाई हम जो चला रहे हैं वो एक ब्राउज़र पर चलता है, बाकी पे काम ही नहीं करता। तो W3C ने एक स्टैंड लिया और उन्होंने उसका एक रिफाइंड वर्जन निकाला XHTML। XHTML आने से क्या हुआ कि एक कुछ स्टैंडर्ड सेट हुए। जैसे कि अभी आप लोग BR लिखते हो, किस लिए यूज़ करते हैं? ब्रेक लाइन। अब इसका अभी क्या होता है, BR आप सीधे लिखा एक बार में और आपने छोड़ दिया। HTML में BR टैग भी क्लोज होता है, HR टैग भी क्लोज होगा, IMG टैग भी क्लोज होगा। फॉर्म के जितने भी इनपुट होते हैं सब बंद हो गए, क्योंकि जैसे टेक्स्ट एरिया होता है तो वो तो ऑटोमेटिकली ओपनिंग क्लोजिंग के साथ आता है, सेलेक्ट होता है ओपनिंग क्लोजिंग के साथ आता है, ऑप्शन होता है ओपनिंग क्लोजिंग के साथ आता है, बटन होता है ओपनिंग क्लोजिंग के साथ आता है। लेकिन इनपुट टाइप सबमिट रिसेट जो होते हैं वो क्लोजिंग के साथ नहीं आते, ठीक है। या इनपुट के जितने फील्ड हैं वो क्लोजिंग के साथ नहीं आते, तो हमें उसको लास्ट में स्लैश के साथ क्लोज करना होता है। जैसे कि अभी आपने यहाँ नोटिस अगर किया हो index.js में, तो ऐप को हमने इस तरह से बंद किया है ना, तो ये करना पड़ेगा आपको। यही है JSX। अब इसका फ़ायदा क्या है कि आप HTML को डायरेक्ट लिख सकते हो। जावास्क्रिप्ट की ज़रा जर्नी याद करो, जब सागर सर ने आपको पढ़ाया होगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट पैरेंथेसिस इन्वर्टेड कोड और उसके अंदर आप टैग लिखते थे। क्या मुझे यहाँ कुछ ऐसा करना पड़ रहा है जावास्क्रिप्ट में? नहीं करना पड़ रहा है ना, हम जावास्क्रिप्ट में डायरेक्टली चला पा रहे हैं। तो यही है JSX का कमाल, जो आपकी HTML को लिखना इतना आसान बना देता है कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप रिएक्ट के अंदर HTML चला रहे हो। चलो ज़रा थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझेंगे इस चीज़ को। सो जैसे एग्जांपल के तौर पर क्रिएट अ वेरिएबल दैट कंटेन्स HTML कोड एंड डिस्प्ले इट इन दी रूट नोड। एक वेरिएबल बनाते हैं। वेरिएबल कैसे बनाएंगे? ध्यान रखना, ये जो आपका रूट है इससे ऊपर ही वेरिएबल डिफाइन होगा। तो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, जैसे कि कांस्टेंट डेमो इक्वल टू, मैं यहाँ पर जाके कुछ डिफाइन कर देता हूँ। मैं लिखा H1 और H1 क्लोज। दिस इज अ हेडर एग्जाम्पल। अब अगर मुझे इस डेमो को रेंडर करना है तो मैं यहाँ पर देखो इसको रेंडर कैसे कराऊंगा। मैंने इस लाइन को कमेंट किया, मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? डेमो। फाइल को सेव कर लेते हैं और ब्राउज़र में एक्सपीरियंस करेंगे। आगे डायरेक्ट तो वेरिएबल में कोई भी डेटा अगर आपने लिखा है तो डायरेक्टली आप इसको चला सकते हो। वो सब नहीं करना, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्रैकेट और ये, या फिर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID डॉट इनर HTML करके आप उस ID में डेटा इंजेक्ट कर दो, क्योंकि वो सब तो हम लोग यहाँ ऑलरेडी कर चुके हैं ना। सीधे बताओ क्या पास करना है। तो डायरेक्ट कोई टैग लिखना है, ठीक है। तो आप इनर HTML जब चलाते हो जावास्क्रिप्ट में तो आप क्या करते हो? सीधे लिख देते हो ना इक्वल टू इन्वर्टेड कोड में, या फिर आप उसमें कोई वेरिएबल भी पास कर सकते हो। तो रिएक्ट में भी इतना ही आसान है। तो यहाँ देखो, मैंने अगर ये वेरिएबल अगर आपने उसमें बनाया होता
जावास्क्रिप्ट में तो ये डबल कोट में होता है और आप इसको टर्मिनेट करते सेमीकोलन लगा के। रिएक्ट में ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं, आप बिना बिना किसी इन्वर्टेड कोड के डायरेक्ट वेरिएबल लिख सकते हो। यही है JSX, ठीक है, जो आपके काम को बहुत ही आसान बना देती है। इसके अंदर आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे द रूट नोड। The root node is the HTML element where you want to display the result. It is like a container for content managed by React. It does not have to be a div element and it does not to have the ID root. मतलब ज़रूरी नहीं कि मुझे div रखना हो, ज़रूरी नहीं है कि मुझे ID root रखना हो, आप किसी में भी डाल सकते हो। जैसे आप देख सकते हो मैंने एक हेडर का एग्जांपल दिया था अपने उसमें और मैंने ID का नाम का रख दिया अरीना। तो यहाँ पर हम लोग चेंज करके देखते हैं क्या ये एक्चुअल में काम कर भी रही हैं चीज़ें कि नहीं। तो हमने index.html फाइल को हमने यहाँ पे जाके लिख दिया दिस इज़ माय हेडर और मेरा आईडी जो है वो यहाँ पर रूट ना होके क्या है संता। प्रेस करेंगे Ctrl+S, कंपाइल सक्सेसफुली आएगा लेकिन आउटपुट नहीं आएगा, तो आपने यहाँ जाके लिखना है संता। रिएक्ट को तो आईडी से मतलब है, आईडी किसी भी एलिमेंट की हो सकती है। अब आप आउटपुट में जाके देखेंगे तो हेडर एलिमेंट में आपको ये देखने के लिए मिलेगा। राइट क्लिक हियर, क्लिक ऑन इंस्पेक्ट और आप यहाँ देख सकते हैं हेडर संता के अंदर हमारा डेटा में डिस्प्ले हो रहा है। आईडी मिसमैच हो गया तो ये कोई एरर नहीं देगा। देखो मैं रूट कर देता हूँ उसको, ये क्या दिखा रहा है कंपाइल सक्सेसफुली, आउटपुट ब्लैंक हो जाएगा। अब आप परेशान हो जाएगा आउटपुट क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि कोई एरर भी नहीं है। एरर क्यों नहीं, क्योंकि रिएक्ट में कोई गलती नहीं की आपने HTML में चेंज किया और HTML का आपको पता है कोई एरर होता ही नहीं है। क्या होता है, नहीं आता ना कोई भी एरर, तो इसलिए ये ध्यान रखना है आपने। मैं वापस से इसको रूट कर देता हूँ, ठीक है, समझ में आ गया ना। देखिए आउटपुट आ गया वापस। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो ये पार्ट हमारा यहाँ तक डन होता है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले हमें उतनी जावास्क्रिप्ट पढ़ना जरूरी जो रिएक्ट को चलाने के लिए हमें आनी चाहिए, ठीक है। देखो 2015 जब आया तो जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे चेंजेस आए, ठीक है, और जिसको नाम दिया गया ECMAScript 6, ES6 जो हम लोग बोलते हैं। तो ES6 के अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड हुई हमारी, उनको ज़रा हम लोग ध्यान से देखते हैं लिस्ट वाइज। व्हाट इज़ ES6? ES6 स्टैंड फॉर ECMAScript 6। ECMAScript वॉज क्रिएटेड टू स्टैंडर्डाइज जावास्क्रिप्ट। स्टैंडर्ड से हमारा मतलब क्या है, सभी ब्राउज़र में काम करते हैं, ठीक है, एक स्टैंडर्ड सेट किया गया। And ES6 is the 6th version of ECMAScript and it was published in 2015 and is also known as ECMAScript 2015। तो इसको हम लोग ES6 के नाम से जानते हैं शॉर्ट में, या फिर हम इसको ECMAScript 2015 ईयर के नाम से जानते हैं। Why should I learn ES6? So React use ES6 and you should be familiar with some of new features like classes। तो क्लास आप लोगों ने PHP वगैरह में पढ़ा होगा क्या होती हैं, ठीक है, जावास्क्रिप्ट में भी पढ़ाया होगा सर ने आपको। एरो फंक्शंस, वेरिएबल्स जिसमें हमारे दो नए वेरिएबल आए लेट और कांस्टेंट, एरे मेथड जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं मैप, आप लोग पढ़ के आए होंगे लूप में फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, इस तरह की चीज़ें। तो ये एक बिल्कुल नई चीज़ है। डी स्ट्रक्चरिंग बड़े कमाल की चीज़ है। मॉड्यूल्स, टर्नरी ऑपरेटर एंड स्प्रेड ऑपरेटर, ये चीज़ें मिलके बेसिकली रिएक्ट के अंदर काम करती हैं और आपके काम को बहुत आसान बना देती हैं। अब मुझे बताओ इनमें से किसके बारे में जानते हो आप लोग पहले से, नाम सुना है किसी का? क्लासेस का सुना है और एरो का भी, ऑपरेटर का सुना है, लेकिन ऑपरेटर में टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, कुछ आइडिया है? देखना पड़ेगा। और स्प्रेड ऑपरेटर, हाँ, अभी जो तुम फेमिलियर हो ना वो जहाँ तक मुझे पता है सिर्फ इसके साथ, ठीक है। वेरिएबल का नाम तुमने सुन रखा है लेट, कांस्टेंट एंड वेर। चलो कौन बताएगा तीनों में क्या डिफरेंस होता है? लेट, वेर, कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है? सही गलत ट्राई करो। चलो नहीं करना, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं।
चलिए क्लास को समझते हैं सबसे पहले। क्लास आपका बेसिकली जो जावास्क्रिप्ट में वो 2015 के वर्जन में इंट्रोड्यूस हुआ है ES6 में। क्लास इज अ टाइप ऑफ फंक्शन, बट इंस्टेड ऑफ यूजिंग द कीवर्ड फंक्शन टू इनिशिएट इट वी यूज द कीवर्ड क्लास। ध्यान रखना, जो ऊप्स का जिक्र आता है कोडिंग के अंदर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, वो यहीं से शुरू होती है, ठीक है। एंड द प्रॉपर्टीज आर असाइंड इनसाइड अ कंस्ट्रक्टर मेथड, ठीक है। अब जैसे क्लास को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, और सिंपल क्लास कंस्ट्रक्टर किस तरह से काम करता है। आपने कीवर्ड यूज़ करना है क्लास विच इज़ प्री डिफाइंड, क्लास नेम इज़ यूज़र डिफाइंड। ध्यान रखना है कि कोई भी लैंग्वेज हो, क्लास का फर्स्ट लेटर कैपिटल ही होता है, ठीक है। चलो थोड़ा सा एक मेमोरी टेस्ट करते हैं। आप एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करते थे न्यू डेट जावास्क्रिप्ट में, तो न्यू डेट का डी क्या होता था? कैपिटल। क्योंकि डेट जो आप लोग चला रहे हो, तो डेट के अंदर जो आप चीज़ें निकालते हो ना, आवर्स, मिनट, सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स, AM, PM, जो भी आप चीज़ें निकालते हो इन्फॉर्मेशन वहाँ से, तो यानी कि प्रोग्रामिंग में कहीं ना कहीं पहले से वो लिखी गई है इंजन के अंदर कि क्लास डेट, तभी आप उसको न्यू डेट लिख के चला पाते हो। ऐसे ही अगर हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है क्लास कार, तो ये मेरे लिए जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये न्यू कार हो जाएगा, समझ गए। इसके बाद यहाँ पर क्या है? कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर में हमने यहाँ पर पैरामीटर सेट किया है नेम, और नेम को हमने नेम यहाँ पर असाइन किया हुआ है दिस डॉट नेम, ठीक है। नोटिस करेंगे द केस ऑफ द क्लास नेम वी हैव बिगिन द नेम कार विद एन अपर केस करेक्टर, ठीक है। नहीं होगा अपर केस तो काम नहीं करेगा, ध्यान रखना है इस चीज़ को। दिस इज द स्टैंडर्ड नेमिंग कन्वेंशन फॉर क्लास। नाउ यू कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट यूजिंग दी कार क्लास। तो हमने यहाँ तक देखिए अपना डिफाइन किया हुआ है। हम क्या लिखेंगे? कांस्टेंट कोई भी वेरिएबल नेम न्यू कार, हमने उसका नेम क्या दिया? होंडा। तो कार अब क्या बन गया? न्यू कार, यानी कि अभी ये क्लास था, अब ये बन गया ऑब्जेक्ट। क्लियर है? सो द कंस्ट्रक्टर फंक्शन इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इनिशियलाइज। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर कोई मेथड डिफाइन करें, मेथड इन क्लास, यू कैन ऐड योर ऑन मेथड इन ए क्लास। एग्जाम्पल के तौर पर क्रिएट ए मेथड नेम प्रेजेंट, तो कंस्ट्रक्टर बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन इस कंस्ट्रक्टर में जो भी हमने बाइंडिंग की है वो यूज़ कैसे होगी? तो हमने यहाँ पर एक अपना मेथड बनाया प्रेजेंट। प्रेजेंट इज कम्प्लीटली लुक लाइक अ फंक्शन, बट दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज अ मेथड। फंक्शन होता है तो क्या लिखा था? फंक्शन स्पेस प्रेजेंट, ठीक है। स्ट्रक्चर वही है फंक्शन जैसा, बट ये मेथड बोला जाता है इसलिए। मेथड टोटली यूजर डिफाइन है, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। हमने क्या लिखा? प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट करना है? इसको रिटर्न करेगा ये मैसेज, आई हैव दिस डॉट ब्रांड। अब दिस डॉट ब्रांड का डेटा किसके पास है? क्लास ऑब्जेक्ट के पास। क्या है वो? होंडा। तो जब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो मुझे क्या रिटर्न आएगा? माई कार डॉट प्रेजेंट। तो ये मुझे प्रेजेंट करेगा ये मैसेज, ठीक है। तो इसके अंदर दिस डॉट ब्रांड में जो डेटा हमारा होंडा है वो क्या होगा? वर्क करेगा। तो नीचे आउटपुट क्या रहा हमारा? आई हैव अ होंडा। तो ज़रा कंट्रोल यू करके देख लेते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पर अपनी स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट किया हुआ है इस तरह से, ठीक है। और इसका आउटपुट जो आपको रिसीव होता है नीचे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो एज यू कैन सी इन द एग्जाम्पल अबव, you call the method by referring to the object's method name followed by parenthesis. Parameters would go inside the parenthesis. पैरामीटर मतलब ये जो मुझे डिफाइन करते हैं। बात करते हैं क्लास में इनहेरिटेंस, मतलब एक क्लास में कोई दूसरी क्लास के फीचर अगर आपने ऐड कराने हो उस केस में। सो टू क्रिएट अ क्लास इनहेरिटेंस यूज द एक्सटेंड्स। PHP पढ़ गए हो या जावा अगर आपने पढ़ रखा है तो हर जगह पे यही चलता है, और रिएक्ट में भी एक्सटेंड ही हम लोग यूज़ करते हैं। So a class created with a class inheritance inherits all the methods from another class. अब जैसे हमारे इस कार क्लास में मेथड क्या है? प्रेजेंट, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? हमने एक क्लास यहाँ डिफाइन किया, नेम क्या है? कार। यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर है जिसमें नेम है, नेम दिस डॉट ब्रांड में हमने नेम को असाइन किया हुआ है। रिटर्न कर रहे हैं हम लोग कार के ब्रांड का नेम। अब हमने एक मॉडल बनाया है यहाँ से क्लास, ठीक है। अभी तो क्या था? ब्रांड। हमने एक मॉडल बनाया क्लास, और उसमें क्या बोलते हैं? एक्सटेंड कर दो कार को। तो ध्यान रखना, जब भी आप एक दूसरी क्लास में प्रीवियस क्लास को अगर डालेंगे तो ये ध्यान रखना आपने एक्सटेंड का यूज़ करना है। दूसरा चीज़ कि भाई जो इसके कंस्ट्रक्टर हैं और जो मेथड है वो इसमें भी आ जाएं, तो आप क्या लिखेंगे? नया कंस्ट्रक्टर, पहले वाले कंस्ट्रक्टर का जो भी
पैरामीटर वो पास कर देंगे और नया हम लोग क्या डिफाइन करने इसमें, मॉडल। आपने यहाँ लिखना है सुपर। सुपर कब यूज़ किया था, जब कोई क्लास इंपोर्ट होती किसी दूसरे में, तो आपको लिखना है सुपर, पहले वाली क्लास से क्या नेम ले रहे हैं हम लोग, नेम। ठीक है, इसके बाद आप लिखेंगे दिस डॉट मॉडल, तो यहाँ से आपने मॉडल को असाइन कर दिया। हम लोग यहाँ लिखेंगे रिटर्न दिस डॉट प्रेजेंट। प्रेजेंट क्या है, मेथड। इट इज़ अ, जो भी आप अपना यहाँ पर डिफाइन करेंगे वेरिएबल। तो देखो न्यू मॉडल में अब क्या हुआ, मुझे न्यू कार नहीं लिखना पड़ रहा है क्योंकि कार एक्सटेंड हो गया मॉडल के अंदर। तो आप न्यू मॉडल में ही कार का ब्रांड का नेम और यहाँ से मॉडल का नेम पास कर सकते हो। तो जब आप इसको शो कराएंगे मेथड को, तो आपको क्या रिटर्न आ रहा है, यहाँ से इसको हम लोग यहाँ से रन करें, आई हैव ए Hyundai एंड इट इज़ अ एक्स्टर। जरा कोड को चेक कर लीजिए यहाँ से, ये देखिए ये हमने पूरा यहाँ पर स्क्रिप्ट डिफाइन किया अपना, और जब हमने इसको रेंडर करा डॉक्यूमेंट डॉट राइट माई कार डॉट शो, तो इसने मुझे ये स्टेटमेंट रिटर्न करके दिया है। तो आई हैव ए Hyundai कहाँ से आया, इस लाइन से। ठीक है, और ये जो एक्स्ट्रा हम लोग देख रहे हैं ये इस लाइन से लिखा रहा है। तो आप एक क्लास में दूसरी क्लास को या मल्टीपल क्लासेस को एसोसिएट कर सकते हो एक्सटेंड करा के। क्योंकि ये ध्यान रखना कि अगर दो क्लासेस आपके पास हैं तो आप यहाँ पर ये दो बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक्सटेंड अगर हो गया। फिर भी अगर आप अलग अलग चलाना चाहते हो तो चला सकते हो, काम करेगा। ठीक है, तो ये था आपका क्लास के अंदर। नीचे आते हैं तो यहाँ पे ज़रा समझ लेते हैं। द सुपर मेथड रेफर्स टू द पेरेंट क्लास। तो ये सुपर में हमने किसको करा, पेरेंट क्लास को हमने रेफर किया इसके अंदर। उसके अंदर कंस्ट्रक्टर क्या है, नेम, तो वो आपने पास कर लेना है। बाई कॉलिंग द सुपर मेथड इन द कंस्ट्रक्टर मेथड वी कॉल द पेरेंट्स कंस्ट्रक्टर मेथड एंड गेट एक्सेस टू द पेरेंट्स प्रॉपर्टीज एंड मेथड। तो प्रॉपर्टीज और मेथड क्या है, जो प्रॉपर्टीज आपकी यहाँ पर है, मेथड आपका क्या था, प्रेजेंट, जो कि मेरा मॉडल के अंदर एक्सटेंड हो गया, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर प्रेजेंट मेथड को एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो हर एक टॉपिक का मतलब क्लियर है, कौन क्या काम कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। एरो फंक्शन। ठीक है, एरो फंक्शंस क्या है कि ये एक शॉर्टर कोड प्रोड्यूस करते हैं कंपैरेटिवली रेगुलर फंक्शन। सो एरो फंक्शंस अलाउज अस टू राइट शॉर्टर फंक्शन सिंटैक्स। तो जैसे नॉर्मली हम लोग कैसे लिखते हैं फंक्शन को, इस तरह से, पहले फंक्शन कीवर्ड, फिर फंक्शन का नेम और जो भी मैसेज हमें यहाँ से रिटर्न करना है। या फिर दूसरा तरीका हो सकता है कि भाई हमारे फंक्शन का नेम क्या है, इक्वल टू फंक्शन, और यहाँ से आप अपना मैसेज लिख देते हैं, और जब आप इसको रन करते हैं तो ये आपका इस तरह से रिटर्न आ जाता है। ठीक है, कंट्रोल यू करके देख सकते हैं, हमने डिफाइन किया, इसको यहाँ पर हमने इनर HTML में रेंडर किया हुआ है। अब एरो फंक्शन में यही काम किस तरह से होगा, आपने लिखना है फंक्शन का नेम इक्वल टू, यहाँ पर पैरेंथेसिस, ये जो सिंबल है इसी की वजह से इसका नाम पड़ता है एरो फंक्शन, और यहाँ पर आप अपना स्टेटमेंट लिख सकते हैं, और ये इसका आउटपुट है एरो फंक्शन का, हेलो वर्ल्ड, और आप यहाँ देखेंगे इतना छोटा सा लिखा है। अब पॉइंट हमें क्या समझना है कि अगर हमारी जो स्टेटमेंट है वो सिंगल है, दिस इज अ स्टेटमेंट, अगर ये सिंगल है तो इसको हम लोग और छोटा कैसे कर सकते हैं, इट गेट शॉर्टर इफ द फंक्शन हैज ओनली वन स्टेटमेंट एंड द स्टेटमेंट रिटर्न्स अ वैल्यू, यू कैन रिमूव द ब्रैकेट्स एंड द रिटर्न कीवर्ड। ना तो मुझे इसकी नीड है, ना ही मुझे इनकी नीड है। आप एरो फंक्शन रिटर्न वैल्यू बाय डिफॉल्ट इस तरह से चला सकते हैं। एक लाइन में खत्म हो गया। नॉर्मली हमारा 3 लाइन का स्ट्रक्चर बन रहा है, यहाँ सिंगल लाइन में काम हो गया। आउटपुट अगर हम लोग देखने जाएंगे यहाँ से, कंट्रोल यू आप करके देख सकते हैं, हेलो वर्ल्ड आपका वर्क कर रहा है। देखिए नेक्स्ट, दिस वर्क्स ओनली इफ द फंक्शन हैज ओनली वन स्टेटमेंट। अगर सिंगल लाइन है किसी फंक्शन में तभी चलाना है, अदरवाइज मल्टी लाइन के लिए ये अलग टेक्निक रहेगा। ठीक है, अब बात करेंगे इसमें कोई पैरामीटर अगर मुझे पास करना हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे एरो फंक्शन विदाउट पैरेंथेसिस। ठीक है, तो हम इसको भी अगर ना लगाएं तो भी हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे एरो फंक्शन, हमने यहाँ पर एक पैरामीटर रखा है इसमें वैल्यू, और हमने वैल्यू को क्या लिखा, हेलो वर्ल्ड मैसेज प्लस वैल्यू को हमने यहाँ पर प्रिंट करा दिया इस तरह से। तो अगर आप कंट्रोल यू प्रेस करेंगे, यहाँ पर क्या लिखा रहा आउटपुट, अरीना एनिमेशन साउथ एक्सटेंशन। तो आप यहाँ देखेंगे हमने क्या लिखा,
हेलो दिस इज माय फंक्शन, पैरेंथेसिस में पैरामीटर क्या है, वैल्यू, हमने लिखा अपना मैसेज और प्लस वैल्यू को हमने प्रिंट करा दिया इसके साथ। हेलो के अंदर हमने यहाँ पर साउथ एक्सटेंशन को पास किया, इससे क्या हुआ मेरा आउटपुट, अरेना एनिमेशन साउथ एक्सटेंशन। मैं इसको भी स्किप कर सकता हूँ, पैरेंथेसिस को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ इस तरह से, एरो फंक्शन विदाउट पैरेंथेसिस। तो आप यहाँ देखेंगे सेम आउटपुट मैं अभी अचीव कर पा रहा हूँ, वेलकम टू अरेना एनिमेशन साउथ एक्सटेंशन। क्या लिखा हमने यहाँ पर, डायरेक्ट। अभी डायरेक्ट वाला कब काम करेगा, अगर आपका पैरामीटर एक ही है, अगर आपका पैरामीटर a, b, c है तो फिर आपको पैरेंथेसिस की रिक्वायरमेंट आएगी। अब बात करेंगे दिस कीवर्ड की, ठीक है। द हैंडलिंग ऑफ दिस इज ऑल्सो डिफरेंट इन एरो फंक्शंस कंपेयर टू रेगुलर फंक्शन। इन शॉर्ट, विद एरो फंक्शंस देयर इज नो बाइंडिंग ऑफ दिस काम करता है रेगुलर फंक्शन में, एरो फंक्शन में इसका काम अलग हो जाता है। इन रेगुलर फंक्शन ऑफ दिस कीवर्ड रिप्रेजेंटेड द ऑब्जेक्ट दैट कॉल्ड द फंक्शन विच कुड बी द विंडो, द डॉक्यूमेंट, a button or whatever. With arrow function, this keyword always represents the object that define the arrow functions. So let us take a look at two examples to understand the difference between regular function and arrow function. So both examples called a method twice, first when the page load and once again when the user clicks a button. So the first example use a regular function and the second example use an arrow function. The result shows that the first example two different objects, window and button, and the second example returns the header object twice. चलिए देखेंगे यहाँ पर, with a regular function this represents the object that called the function. हमने यहाँ पर एक क्लास बनाया अपना header, हमने यहाँ पर लिखा कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर में क्या है, this dot color equal to red। हमने यहाँ पर एक जैसे चेंज कलर के नाम से अपना यहाँ पर डिफाइन किया एरो फंक्शन इसके अंदर, और जब हम लोग इसको रन करेंगे तो हमें इसका आउटपुट मिल जाएगा। तो जैसे हम लोग यहाँ से नॉर्मल फंक्शन में क्लिक करेंगे और मैं यहाँ पर देख सकता हूँ क्या लिखा रहा है, ऑब्जेक्ट डॉट ऑब्जेक्ट विंडो। अगर मैं क्लिक करता हूँ बटन के ऊपर तो क्या लिखा रहा है, ऑब्जेक्ट HTML बटन एलिमेंट। तो ऑब्जेक्ट विंडो डिफ़ॉल्ट कैसे आ गया, हम इसको ज़रा समझेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा रहा है, ऑन लोड। जावास्क्रिप्ट पढ़ के आया तो इवेंट लिस्नर आपको पता होंगे। तो जब भी हम लोग लिसनर का यूज़ करते हैं तो ऑन कीवर्ड का यूज़ नहीं करते, ठीक है। और अगर आप लिसनर का यूज़ नहीं करें तो उस कंडीशन आपको लिखना होता है ऑन लोड या ऑन क्लिक, इस तरह से। दूसरा हमारा लिसनर क्या था, क्लिक। तो क्लिक के ऊपर हमारा माई हेडर डॉट चेंज कलर को हमने रन किया हुआ है, ठीक है। तो वो दिस कीवर्ड मुझे देखो यहाँ पर क्या बता रहा है, सेल्फ के बारे में, कि ये बटन एलिमेंट है और ये विंडो एलिमेंट से रेंडर हुआ है। अब यही काम अगर हम एरो फंक्शन में करने जाएंगे तो आप यहाँ देखेंगे, ये देखिए नॉर्मल फंक्शन, ये आपका एरो फंक्शन है। अब दिस आपको क्या रिटर्न करेगा, तो देखिए यहाँ पर सेम कोड है, देयर इज़ नो चेंज, ठीक है। बस चेंज क्या है, फंक्शन का, एरो का हमने इस्तेमाल किया है। आप देखेंगे क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, और अगर मैं बटन को भी क्लिक करूँगा तब भी मुझे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही रिटर्न आ रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि ये सही तरीके से काम करे तो रिमेंबर दीज डिफरेंस व्हेन यू आर वर्किंग विद फंक्शंस। Sometimes the behavior of regular functions is what you want, if not use other arrow functions. हेलो, ठीक है। तो अगर आपका रेगुलर फंक्शन से काम चल रहा है वेल एंड गुड, और अगर नहीं चल रहा है तो फिर उस कंडीशन हम लोग क्या करेंगे, आधा वीडियो में आ रहा है, मैं चेक कर लेता हूँ। एक सेकंड रुकिए, ठीक है जी। तो ये आपका ध्यान रखना है खासकर क्लास के साथ में, ठीक है, कि दिस की बाइंडिंग जब आप करने जाएंगे रेगुलर फंक्शन के अंदर, ठीक है, ये वाला जो अप्रोच हमारा, तो दिस अलग अलग इवेंट को रिप्रेजेंट कर देगा कि ये बटन एलिमेंट है, ये आपका ऑनलोड एलिमेंट है, यानी कि विंडो पर रेंडर हो रहा है, किस पर। बट अगर आपका पर्पस कभी अगर आपका सॉल्व नहीं हो रहा है तब आप अपने फंक्शन का जस्ट टाइप बदल दीजिए, उसको एरो में रिप्लेस कर दीजिए लाइक दिस, ठीक है। और अगर एरो से ना हो रहा हो तो नॉर्मल फंक्शन पे आप स्विच कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे।
एरो फंक्शन के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स में जो वेर कीवर्ड होता है ये सबसे ओल्डर प्रैक्टिस है, जब से जावास्क्रिप्ट बनी तब से यही चल रहा है। So before ES6 there was only one way of defining your variables with the var keyword. If you did not define them, they would be assigned to global object. Unless you were in strict mode, then you would get an error if your variable were undefined. So now with ES6 there are three ways of defining your variables: var, let and constant. तो वेरिएबल में वेर में हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? वेर जो भी आपका वेरिएबल का नेम है इक्वल टू जो भी आपका नंबर है या स्ट्रिंग वैल्यू है। स्ट्रिंग को कोट में डालते हैं, नंबर को डायरेक्ट डिफाइन करते हैं। तो यहाँ समझेंगे, इफ यू यूज वेर आउटसाइड ऑफ अ फंक्शन इट बिलोंग्स टू द ग्लोबल स्कोप। इफ यू यूज लेट इनसाइड ऑफ अ फंक्शन इट बिलोंग्स टू दैट फंक्शन ओनली। बाहर आप डेटा फैच नहीं करा पाएंगे। If you use var inside a block, example a for loop, the variables is still available outside of that block. ठीक है, तो var जो होता है वो ग्लोबल स्कोप में होता है, आप अंदर बाहर कहीं भी डिफाइन कर सकते हो। var has a function scope, not a block scope. ठीक है, ये में ध्यान रखना। let में क्या होता है? let is the block scope version of var and is limited to the block or expression where it is defined. If you use let inside of a block, example for loop, the variable is only available inside of that loop. क्यों? क्योंकि let has a block scope. let और block दोनों ही block scope होते हैं। ठीक है, अब देखो बेनिफिट क्या आता है। let में हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया x इक्वल टू कोई भी वैल्यू एक्स वाई जी। आप x को रीडिक्लेयर नहीं कर सकते पूरे प्रोग्राम के अंदर। where अगर होगा तो आप कर सकते हो। कांस्टेंट की बात करेंगे। कांस्टेंट इज अ वेरिएबल दैट वंस इट हैज बीन क्रिएटेड इट्स वैल्यू कैन नेवर चेंज। कॉन्स्ट लिखते हैं लेकिन बोला जाता है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब हमारा यहाँ पर ये नहीं कि कोई वैल्यू हम ऐसे लिख रहे हैं जो प्री डिफाइन है, जैसे कि पाई का वैल्यू होता है 3.14। ठीक है, अब 3.14 भाई मेरी मर्जी है ना, मैं 3.16 कर सकता हूँ लिखने के टाइम पर। यहाँ हमारा पर्पज़ ये है कि अगर आप उसको किसी भी तरह से वेरिएबल को अपडेट करना चाहते हो कि कांस्टेंट एक्स इक्वल टू अपडेट हो जाए, तो कांस्टेंट अपडेट नहीं किया जा सकता। लेट को अपडेट किया जा सकता है, तो कांस्टेंट ब्लॉक तो हुआ ही, लेकिन नॉन अपडेटेबल वैल्यू होती है। सो कांस्टेंट हैज़ अ ब्लॉक स्कोप। द कीवर्ड कांस्टेंट इज अ बिट मिसलीडिंग। ठीक है, जो मैंने भी आपको क्लियर किया कि अगर पाई की वैल्यू 3.14 होती है तो इसका मतलब ये नहीं हो कि मुझे पाई की वैल्यू 3.14 ही लिखना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट में। मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। मेरा मतलब कांस्टेंट का ये है कि कांस्टेंट वैल्यू को अपडेट नहीं किया जा सकता। सो इट डज नॉट डिफाइन अ कांस्टेंट वैल्यू, इट डिफाइंस अ कांस्टेंट रेफरेंस टू अ वैल्यू। सो बिकॉज ऑफ दिस यू कैन नॉट, क्या नहीं कर सकते, रीअसाइन अ कांस्टेंट वैल्यू, रीअसाइन अ कांस्टेंट एरे और रीअसाइन अ कांस्टेंट ऑब्जेक्ट। बट व्हाट वी कैन change the element of constant array and change the properties of constant object। अब ये क्या है? जैसे एग्जांपल के लिए आपने एरे पढ़ा हुआ है। एरे कितनी तरह के होते हैं कोई बताएगा? इंडेक्स एरे कौन से होते हैं? जो हम लोग सीधे लिखा, मान लीजिए वेरिएबल कार्स, कार्स इक्वल टू मैंने उसके अंदर ऑडी वीएम मर्सिडीज डिफाइन कर दिया, दिस इज कॉल्ड इंडेक्स एरे। ठीक है, अब मान लीजिए कि जब भी एरे बनाए जाते हैं, ऑब्जेक्ट की बात जब भी आती है खासकर, तो हम लोग कॉन्स्टेंट का ही यूज़ करते हैं। तो आप देखिए कांस्टेंट आपका कार एरे फॉर एग्जांपल इक्वल टू, आपने इसमें कार डिफाइन किया। अब आपको ये लगता है कि भाई मुझे, देखो ध्यान रखना, कांस्टेंट में डाल नहीं सकते हो, लेकिन कांस्टेंट में जो लिख दिया उसको अपडेट कैसे कर सकते हैं? आप लिखेंगे कार्स, इंडेक्स जो एरे होते हैं वो पोजीशन पे चलते हैं 0 1 2 3। तो 0 इक्वल टू आप कहते हो कि ऑडी की जगह पर कुछ और कर दो नेम, तो बदल जाएगा। बात करते हैं ऑब्जेक्ट के केस में, तो जैसे आपका ऑब्जेक्ट जब बनता है वो करली ब्रेस में बनता है। हमने लिखा लाइक फर्स्ट नेम, मैं चाहता हूँ फर्स्ट नेम जो है कुछ और हो जाए वहाँ पर, तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें कोई नई चीज़ आप नहीं डाल सकते। ठीक है, बात करेंगे एरे मेथड्स यानी कि लूप की, कि यहाँ पर रिएक्ट में हम लोग लूप को रन करने के लिए क्या करते हैं। तो मैप मेथड का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। सो देयर आर मैनी डिफरेंट एरे मेथड्स
वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल इन रिएक्ट इज द मैप एरे मेथड। ये ES6 में ही इंट्रोड्यूस हुआ। द मैप मेथड अलाउज यू टू रन अ फंक्शन ऑन ईच टाइम इन द एरे रिटर्निंग अ न्यू एरे एज द रिजल्ट। सो इन रिएक्ट मैप कैन बी यूज टू जनरेट लिस्ट। सो हमने यहाँ पर डिफाइन किया अपना एरे, माई एरे एप्पल बनाना ऑरेंज मैंगो। हमने लिखा कांस्टेंट माई लिस्ट माई एरे, जो कि हमारा एरे है। हमने मैप मेथड का यूज़ किया। कोई भी नया नेम हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट में डिफाइन कर देंगे, जैसे हमने रखा है वैल्यू, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हम लोग क्या लिख रहे हैं, पी टैग के अंदर वैल्यू। तो वैल्यू जो है पैराग्राफ 4 बार आपका रिपीट हो गया, जितना उसके अंदर डेटा अवेलेबल था। ठीक है। इसी तरह से रिएक्ट में अगर हमें चलाना है तो सेम प्रोसेस रहेगा, बस मुझे अपने माई लिस्ट को नीचे ला के प्रिंट कराना है, तो ये काम कर जाएगा। ट्राई करके देखते हैं। इस फाइल की मैं कॉपी बना दूंगा, इसका नेम देंगे इंडेक्स डिफ़ॉल्ट। देखिए मुझे तो पता है, लेकिन स्टार्टिंग में हो सकता है आप अभी थोड़ा सा फेमिलियर होने में आपको टाइम लगे, तो अपनी कॉपी बना लीजिए। अब ये डिफ़ॉल्ट कैसे आई थी फाइल, उसी तरह से इसको डन कर लेंगे। इसके बाद ये लाइन का कोई काम नहीं है, इसको हटा दीजिए और ये लाइन एक्टिव कर लीजिए। ये फाइल हमने ओके करके बंद कर दी। हमारी जो इंडेक्स फाइल है, हम यहाँ आएंगे। हमें इसमें ये सब चीज़ों की किसी की ज़रूरत नहीं, सबको हटाएंगे और यहाँ पर ये हमने अपना डिफाइन कर लिया। तो मेरे पास एक एरे है माई एरे के नाम से, जिसमें एप्पल बनाना ऑरेंज मैंगो अवेलेबल है। मैंने एक दूसरा अपना वेरिएबल बनाया माई लिस्ट, और उसमें एरे को मैंने लूप करा दिया। अब मैंने आपको ऑलरेडी दिखाई दिया है कि भाई जैसे मैं कॉन्स्टेंट एक डेमो वेरिएबल बना के दिखाया था, तो वेरिएबल जब भी बनेगा तो डायरेक्ट चलेगा, उसको आपने एलिमेंट नहीं बनाना है। और अगर हम लोग यहाँ से आउटपुट देखते हैं, इस फाइल का सर्वर हमारा ऑलरेडी रन है, देखेंगे यहाँ पर लोकल होस्ट PHP वाला चल गया, लोकल होस्ट 3000 चलाना में। तो क्या दिखता है, लूप काम कर रहा है। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ जाके कुछ और इसमें ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसे ग्रेप डाल दिया, काम कर रहा है लूप, ऑटोमेटिकली चलता रहेगा। तो मैप मेथड क्या है, एक शॉर्टर वे है। ये नहीं लिखना लेंथ कितना है, क्या है, कहाँ से शुरू होगा, कहाँ तक जाएगा, इंक्रीमेंट होगा, डिक्रीमेंट होगा, ये सब चीज़ें नहीं, सीधे सीधे काम करता है मैप। चलिए आगे समझेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैप मेथड। इसके बाद हम लोग देखते हैं डी स्ट्रक्चरिंग। डी स्ट्रक्चरिंग क्या होता है, इसको देखें। टू इलस्ट्रेट डी स्ट्रक्चरिंग वी विल, अब एग्जाम्पल देखिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एक घर में सैंडविच बनाना है। सैंडविच का जो रॉ मटेरियल है वो आपका रेफ्रिजरेटर के अंदर रखा हुआ है। तो सैंडविच बनाने के लिए आप ऐसा तो करेंगे नहीं कि रेफ्रिजरेटर का सारा सामान बाहर निकाल लेंगे। आप वही चीज़ निकालेंगे जो आपको रिक्वायरमेंट में होगी। जैसे कि मेयोनीज़ आपको रिक्वायरमेंट में होगी, आपको उसकी जो हम लोग ड्रेसिंग करते हैं, जैसे कि सैलेड्स वगैरह जो उसमें आपको लगाने हो, ठीक है, वो आप बाहर निकालोगे। मे बी बटर चीज़ वगैरह की आपको नीड होगी, ना कि ये कि जितना भी स्टफ़ मेरा रेफ्रिजरेटर में वो सब मैं बाहर निकाल दूँ। दिस इज कॉल्ड डी स्ट्रक्चरिंग। तो ये मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर डिफाइन किया। टू इलस्ट्रेट डी स्ट्रक्चरिंग वी विल मेक अ सैंडविच। सो डू यू टेक एवरीथिंग आउट ऑफ रेफ्रिजरेटर टू मेक योर सैंडविच? नो, you only take out the items you would like to use on your sandwich। ठीक है, क्लियर हो गया एग्जाम्पल। हमें सारा सामान नहीं निकालना होता, हमें सिर्फ वही निकालना है जो हमें यूज में लेना है। यही कोडिंग के अंदर है डी स्ट्रक्चरिंग। तो डी स्ट्रक्चरिंग इज एग्जैक्टली द सेम। वी मे हैव एन एरे और ऑब्जेक्ट दैट वी आर वर्किंग विद, बट वी ओनली नीड सम ऑफ द आइटम्स कंटेंट इन दीज। सो डी स्ट्रक्चरिंग मेक्स इट ईजी to extract only what is needed। So example के तौर पर, here is the old way of assigning array items to a variable। तो जैसे कि मेरे पास एक यहाँ पर array है vehicles के नाम से, हमने लिखा है Mustang। Mustang is a car, F-150 this is a truck, and Expedition this is a SUV। तो हमने क्या लिखा, कांस्टेंट कार, उसके अंदर व्हीकल 0 बताया, ट्रक के अंदर व्हीकल 1 बताया, SUV के अंदर व्हीकल 2 बताया। ये तब तक था जब तक 2015 से पहले की हम लोग बात कर रहे हैं। हेयर इज अ न्यू वे ऑफ असाइनिंग एरे आइटम्स टू अ व्हीकल। ठीक है, कैसे?
हमने बनाया व्हीकल्स, उसके अंदर हमने डिफाइन कर दिया, हमने एक और कांस्टेंट बनाया कार, ट्रक, एसयूवी, और ये सब क्या है, व्हीकल्स है। ना कि हमें ये इस तरह से लिखना पड़ेगा अलग अलग। ठीक है, ये तीन हमने अपनी कैटेगरी बनाई, और ये तीनों कैटेगरी के अंदर हमने क्या डाल दिया, इक्वल टू व्हीकल। अब ये कैसे काम करता है, जरा इसका एग्जांपल हम लोग समझते हैं। लेट्स से अगर आपको एक ऐसा यूनिक फंक्शन बनाना है जो एक ही बार में आपको सारे लॉजिक अपने अंदर कंटेन कर ले। अब नॉर्मल अगर जावास्क्रिप्ट समझते तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कैलकुलेटर बना रहे हैं तो आप कैलकुलेट के लिए प्लस का, सब्ट्रैक्शन का, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर, सबके फंक्शन अलग अलग बनाओगे। यहाँ क्या हो रहा है, एक ही है ना। कैसे काम करता है चलो समझते हैं। हमने अपने कैलकुलेट के नाम से फंक्शन बनाया, हमने दो पैरामीटर दिए उसको, ए और, हमने बोला अगर ऐड हो रहा है तो कांस्टेंट ऐड इक्वल टू ए प्लस बी, सब्ट्रैक्ट है तो माइनस बी, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई बी, एंड डिवाइड है तो डिवाइडेड बाई बी। रिटर्न कर दिया हमने यहाँ से ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, चारों वेरिएबल्स को। ठीक है, कांस्टेंट हमने यहाँ पर डिस्ट्रक्चर किया, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, किससे, कैलकुलेट फंक्शन, और दो पैरामीटर की जो वैल्यू थी ए और बी उसको हमने 4 और 7 से रिप्लेस कर दिया। बस आपको पूरे प्रोग्राम में जो चीज़ निकालनी हो वो आप डिफाइन कर लो। जैसे मुझे ऐड करना था, सब्ट्रैक्ट करना था, देखो यहाँ पर टोटल आ गया, डिफरेंस भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया, और क्वोशिएंट भी आ गया। तो कोड छोटा हो गया ना। नहीं तो ये कोड कितना लंबा हो सकता था, आपको ही पता है। भाई हमें नहीं पता ना यूज़र क्या करेगा। जब आप कैलकुलेटर बनाते हो, डिज़ाइन करते हो, तो हमें क्या पता यूज़र प्लस करेगा, माइनस करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, डिवाइड करेगा। बट पूरे कैलकुलेटर का लॉजिक एक ही जगह पर है, एक छोटे से फंक्शन के अंदर। बस यूज़र जो मर्जी दबा दे वही आपको आउटपुट मिल जाएगा। इसकी वजह से क्लियर है डी स्ट्रक्चर। तो इस तरह से काम करता है। चलो ऑब्जेक्ट के साथ समझते हैं, क्योंकि ये तो बहुत बेसिक सा एग्जांपल हो गया। ऑब्जेक्ट, जब भी हम कुछ बनाते हैं, जैसे आप लोग पीएचपी में पढ़ के आए तो आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया तो पीछे से सारा डेटा आप ऑब्जेक्ट से ही तो निकालते हो। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक वेरिएबल है व्हीकल 1, ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एरे ऑब्जेक्ट में डिफरेंस तो पता है, एरे चलते हैं मेन ब्रैकेट से, ऑब्जेक्ट चलते हैं कर्ली ब्रेसेस से। एरे के अंदर हम लोग डायरेक्ट डेटा इंडेक्स कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग की के अगेंस्ट डेटा इंडेक्स करते हैं। ठीक है, की क्या है, मेक, मेक में क्या है, फोर्ड, मॉडल क्या है, मस्टैंग, टाइप क्या है, कार, ईयर क्या है 2021, एंड कलर क्या है, रेड। हमने क्या लिखा यहाँ पर, एक फंक्शन बनाया माई व्हीकल। ठीक है, और इसमें एक पैरामीटर क्या सेट किया, व्हीकल इसके अंदर। अब क्या हो रहा है ज़रा ध्यान से देखिए, हमने लिखा कांस्टेंट मैसेज इक्वल टू, मैसेज हमारा वेरिएबल नेम हो गया, हमने लिखा माई व्हीकल डॉट टाइप। ठीक है, तो टाइप हमें मिल जाएगा, व्हीकल डॉट कलर ये हमें मिल जाएगा, व्हीकल डॉट मेक ये आपको मिल जाएगा, व्हीकल डॉट मॉडल। ये है पुराना तरीका काम करने का। ठीक है, जो पहले चलता था, सीखा होगा आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट में। तो आपको रिटर्न आएगा माई कार इज़ अ रेड फोर्ड मस्टैंग। अब नया तरीका क्या है, नया तरीका ये कहता है ये रेफरेंस क्यों देना, ये कोड में क्यों लिखना, मैं अननेसेसरी, इसको रिफाइन करके लिखते हैं। तो सेम ऑब्जेक्ट है, तो हम एक ही फाइल में एग्जांपल देखें तो हम लोग एक फाइल में एक नाम के दो ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, इसलिए इसका नाम है 1, इसका नाम क्या है 2। चलिए, हमने फंक्शन के अंदर क्या करा, अपना सारा डिस्ट्रक्चर कर दिया, हमने सब डिफाइन कर दी कि मेक, मॉडल, टाइप, ईयर, कलर, सब आ गए। यहाँ पर ऑर्डर कुछ भी रख सकते हो, जरूरी नहीं सेम रहेगा, आगे पीछे कर सकते हो। बस हमने कॉन्स्टेंट मैसेज लिखा माई टाइप इज़ अ कलर, मेक एंड मॉडल, और हमने इसको फंक्शन को कॉल कर दिया, सीधे आ गया माई कार इज़ अ रेड फोर्ड मस्टैंग। अब ये सब नहीं करना पड़ा ना, व्हीकल डॉट कलर, व्हीकल डॉट मेक, व्हीकल डॉट, ये बड़ा पुराना घिसा पटा तरीका है काम करने का। ठीक है, नया तरीका ये वाला इस्तेमाल करो। अब हो सकता है कि भाई आपका डीप नेस्टेड हो, जैसे अगर मैं ई कॉमर्स प्रोडक्ट की अगर बात करूँ, टी शर्ट है फॉर एग्जांपल, तो आपका यहाँ पर टाइप हो सकता है टी शर्ट हो गया, नेक का टाइप हो सकता है राउंड नेक हो गया, पोलो टी शर्ट है आपकी, है ना। उसके अंदर कलर हो सकता है, तो कलर के मल्टी कलर भी हो सकते हैं, वेरिएंट जिसको हम लोग बोलते हैं। या फिर साइज़ है, तो अगर मेरा की तो साइज़ के अंदर मल्टीपल साइजेस हो सकते हैं। तो इसी तरह से मैं ये कार के अंदर बात करता हूँ, भाई ये जो मेरी कार है ये एक रजिस्टर कहाँ हुई है। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पर देखते हैं रजिस्ट्रेशन जो इसका है वो गाज़ियाबाद में है, स्टेट यूपी है, कंट्री क्या है, इंडिया है। तो रजिस्ट्रेशन के अंदर क्या है, डीप नेस्टेड है। तो चलिए देखिए, notice that the object properties do not have to be declared in a specific order, जैसे हम लोग ऊपर कर रहे थे यहाँ पर।
अब we can even destructure deeply nested object by referencing the nested object that using a colon and curly braces to again destructure the items needed from the nested object. तो यहाँ तक देखो हमारा सिंगल था, अब ये नेस्टेड हो गया. इसमें क्या रजिस्ट्रेशन में सिटी स्टेट कंट्री, तो हमने क्या लिखा रजिस्ट्रेशन के आगे कॉलन और करली ब्रेसेस में फिर से हमने पास कर दिया इसको. बस अब आगे देखो आपको फिर से कुछ नहीं करना कि भाई आप यहाँ लिखोगे रजिस्ट्रेशन डॉट सिटी रजिस्ट्रेशन डॉट स्टेट, कुछ नहीं. और यहाँ पर देखें माई टाइप इज़ अ कलर मेक मॉडल इन इज़ रजिस्टर्ड इन स्टेट. तो आउटपुट कह रहा माई कार इज़ अ रेड फोर्ड मस्टैंग इज़ रजिस्टर्ड इन यूपी. क्लियर. तो ये है डिस्ट्रक्चर का पावर कि आपका कोड काफ़ी बेटर बन जाता है इसकी हेल्प से. बात करेंगे स्प्रेड ऑपरेटर. द जावास्क्रिप्ट स्प्रेड ऑपरेटर ये आपका ट्रिपल डॉट से चलता है, ये आपने नहीं पढ़ा होगा. अलाउज अस टू क्विकली कॉपी ऑल और पार्ट ऑफ एन एग्जिस्टिंग एरे और ऑब्जेक्ट इनटू अनदर एरे और ऑब्जेक्ट. अब जैसे नॉर्मल जो हमारा तरीका होता है, जैसे हमारे पास एक है वेरिएबल नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, तो यहाँ पर क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मुझे इन तीनों एरे को जोड़ के एक बनाना है और ऐसा दिखाना है एंड यूज़र कि ये तीनों एक ही थे, जबकि तीन अलग एरे हैं. तो हम लोग क्या लिखते हैं नॉर्मली कॉन्कैटिनेशन में नंबर 1 कॉन्कैट नंबर 2 नंबर 3. तो आउटपुट जब आप इसका देखेंगे तो बिल्कुल इस तरह से आ जाएगा, है ना. कोई ऐसा तो नहीं कि कॉमा मिसिंग हो गया, कॉन्टिन्यूटी आ रही है. अब यही चीज़ स्प्रेड ऑपरेटर से कैसे होगी. आपने एक एरे बनाया नंबर कंबाइंड ट्रिपल डॉट नंबर 1 ट्रिपल डॉट नंबर 2 ट्रिपल डॉट नंबर 3. ये नंबर 2 नंबर 3 जो मैं लिख रहा हूँ कुछ भी हो सकता है, ठीक है. और यहाँ पर जब आप इसको रन करेंगे तो ये देखिए परफेक्टली ज्वाइन हो गया आपस में, है ना. तो ये नया तरीका है. अब चलो आगे बढ़ते हैं इधर इसको. द स्प्रेड ऑपरेटर इज ऑफन यूज इन कॉम्बिनेशन ऑफ विद डिस्ट्रक्चरिंग. डिस्ट्रक्चरिंग में कैसे यूज़ करें इसको. भाई मेरे पास एक ग्रुप ऑफ एरे है जिसमें बहुत सारे नंबर हैं. मुझे जब डेटा निकालना है मैंने यहाँ पर क्या लिखा, इसको डिस्ट्रक्चर में 1 2 और बाकी को क्या लिख दिया मैंने ट्रिपल डॉट रेस्ट. ठीक है. तो 1 और 2 तो क्या होगा आपका अलग अलग प्रिंट होगा, रेस्ट जो बचे वो सब एक साथ आ जाएंगे, है ना मज़ेदार चीज़. इसी तरह से वी कैन यूज़ द स्प्रेड ऑपरेटर विद ऑब्जेक्ट्स टू. हम ऑब्जेक्ट में भी चला सकते हैं. जैसे मेरे पास क्या है कांस्टेंट माई व्हीकल कांस्टेंट अपडेट माई व्हीकल. अब क्या होगा मेक मॉडल कलर यहाँ पर है और इसमें क्या टाइप ईयर एंड कलर. तो कलर क्या है वो अपडेट हो जाएगा, रेड की जगह क्या हो जाएगा येलो हो जाएगा. तो हमने क्या लिखा यहाँ पर अपडेट माई व्हीकल, उसमें हमने माई व्हीकल को कॉल किया और अपडेट माई व्हीकल को भी हमने एरे को कॉल कर दिया. जब आप कंसोल डॉट लॉग करेंगे माई अपडेटेड व्हीकल आपको दिख जाएगा और माई अपडेटेड व्हीकल का कलर जो मैंने यहाँ पर प्रिंट करके निकाला है कि नया कलर क्या है. तो चलो यहाँ से प्रेस करते हैं F12 और यहाँ ऑब्जेक्ट में आके देखते हैं. तो हमने 3 चीज़ें डाली थी यहाँ पर टाइप ईयर एंड कलर. तो कलर हमारा क्या हो गया मैंने जो निकाला यहाँ पर येलो हो गया, यानी कि रेड कलर रिप्लेस हो गया. और जो 2 चीज़ हमने नहीं डाली थी इसके अलावा मेक मॉडल कलर के अलावा, तो आप देख सकते हो वो क्या था टाइप और ईयर. तो हो गया अपडेट. तो ये इस तरह से बहुत इजीली आप अपने ऑब्जेक्ट को अपडेट करा सकते हो. सो नोटिस द प्रॉपर्टीज दैट डिड नॉट मैच वेयर कंबाइंड बट द प्रॉपर्टी दैट डिड मैच कलर वाज ओवररिटन बाय द लास्ट ऑब्जेक्ट दैट वाज पास्ड अपडेट माय व्हीकल. द रिजल्ट कलर इज नाउ येलो. ठीक है. बात करेंगे इसके बाद मॉड्यूल्स ES6 में. अब ये मॉड्यूल्स क्या है इसको जरा थोड़ा सा आसान बनाते हैं पहले ताकि समझने में मुझे आसानी हो. देखो आप लोग जावास्क्रिप्ट लिखते हो, जावास्क्रिप्ट आप क्या लिखते हो एक्सटर्नल, और फिर उसको इंपोर्ट करा देते हो किसमें स्क्रिप्ट टैग के अंदर. अब ये जो चीज़ है ये थोड़ा सा अलग तरीके से काम करती है. कैसे. आप अपने जावास्क्रिप्ट के फंक्शन को एक्सपोर्ट कर करके रख सकते हो. ठीक है. जैसे फंक्शन हो गया साइन इन, फंक्शन हो गया साइन अप. चलो जरा समझते हैं. JavaScript modules allows you to break up your code into separate files. This makes it easier to maintain the code base. So ES modules rely on the import and export statement. यही चलता है रिएक्ट के अंदर. जरा इधर आओ फटाफट से, जरा ध्यान से देखो क्या चल रहा है. इंपोर्ट और इधर वाली फाइल जहां हमने बुलाते हैं वहां पे क्या चलाते हैं. तो पूरा रिएक्ट जो है मॉड्यूल पर बेस्ड है, तो इसलिए ध्यान से समझेंगे इसको. तो बात करते हैं एक्सपोर्ट. यू कैन एक्सपोर्ट अ फंक्शन और वेरिएबल फ्रॉम एनी फाइल. लेट अस क्रिएट अ फाइल नेम person.js
and fill it with the things we want to export. So there are two types of export, named and default. ठीक है, रिएक्ट में हम लोग ज़्यादातर डिफ़ॉल्ट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं. ठीक है, वापस आ जाते हैं. You can create named export two ways, in line individually or all at once at the bottom. तो जैसे कि हमने यहाँ पर बनाया इन लाइन इंडिविजुअल में person.js फाइल के अंदर एक्सपोर्ट कांस्टेंट नेम मैंने अपना डिफाइन किया, एक्सपोर्ट कांस्टेंट जिप कोड मेरा साउथ एक्स का मैंने यहाँ पर डिफाइन किया. दूसरा तरीका क्या हो सकता है, हमने लिखा कांस्टेंट फुल नेम, जैसे मैंने जो बैच में चल रहा था कनिका विस्ट, मैंने बच्चे का नाम डिफाइन किया, ईमेल डिफाइन किया, फ़ोन नंबर उनका डिफाइन किया, और मैंने लास्ट में तीनों को एक साथ एक्सपोर्ट कर दिया. तो ये एक तरीका हुआ. ठीक है, ये भी मेथड काम करता है, ये भी मेथड काम करता है. ठीक है, लेकिन इन दोनों को जब हम लोग इंपोर्ट कराएंगे तो इंपोर्ट कराने का प्रोसेस सेम ही होगा. एक्सपोर्ट करने का तरीका अलग होगा, इंपोर्ट का प्रोसेस सेम होगा. इन द सेम वे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट की बात हम लोग करेंगे. तो इस फाइल में हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने बनाया एक अपना एरो फंक्शन कांस्टेंट मैसेज. इसके अंदर तीन है हमारे पास, नेम, एज. ठीक है, हमने इसको डिफाइन किया और मैसेज रिटर्न किया. हमने क्या लिखा, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, जो हमारा फंक्शन है उसको हमने एक्सपोर्ट कर दिया है उसे. तो जब ये इंपोर्ट की बात आएगी तो क्या होगा, यू कैन इंपोर्ट मॉड्यूल्स इनटू अ फाइल इन टू वेज बेस्ड ऑफ इफ दे आर नेम्ड एक्सपोर्ट और डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट. So named export must be destructured using curly braces. Default exports do not. तो चलिए, अगर आपने वेरिएबल के नाम से एक्सपोर्ट किया था तो आपका इस तरह से लिखेंगे आप, इंपोर्ट नेम कॉमा एज पर्सन वाली फाइल से, तो आपका वो वर्क करेगा. चलो चला के देखते हैं इसको. तो इसको रिएक्ट में तो हम लोग देख ही लेंगे, पहले हम लोग नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में समझते हैं कि कैसे काम करता है. तो यहाँ पर हम लोग आते हैं, न्यू फाइल person.js बना लेते हैं. सबसे पहले हम लोग पहला वाला एग्जाम्पल क्लियर करेंगे. तो ये जो हमारी पहली फाइल है person.js, हम इसको लेते हैं यहाँ से, और हम यहाँ से इनलाइन एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि जितने वेरिएबल बनाते जा रहे हैं हैंड टू हैंड उसको एक्सपोर्ट करते जा रहे हैं. फाइल को सेव कर लीजिए. हम यहाँ पर एक फाइल बना लेंगे टेस्ट, एक्सटेंशन क्या रखेंगे .html. पहले जावास्क्रिप्ट में समझ रहे, फिर रिएक्ट की बात करेंगे. यहाँ क्या लिख देंगे, HTML5 लिखा हमने. इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें लिखना है स्क्रिप्ट टैग. बट एक जो चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आप अभी तक स्क्रिप्ट टैग सिर्फ इतने डाल के छोड़ के आए हो, आपको यहाँ लिखना है टाइप. टाइप में आप क्या लिखेंगे, मॉड्यूल. ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है, इसके टाइप मॉड्यूल, ये आपको काम कर लेना है. इसके बाद ठीक है, ये आपने काम कर लिया अपना. तो ये जब आप इंपोर्ट करेंगे तो आप इंपोर्ट में इसको इस तरह से पास कर लेंगे इधर. ठीक है, अब देखो रिएक्ट भी ऐसे इंपोर्ट करता है. अगर मैं यहाँ को ला के दिखाऊँ तो आप देखेंगे इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, इंपोर्ट रिएक्ट डाउन फ्रॉम, इस तरह से. तो ये जो चल रहा है ये एक्सपोर्ट वाले मेथड से चल रहा है, डिफ़ॉल्ट वाले में. अगर कहीं पर मैं आगे चल के इस तरह से लिखूँ कहीं पर कि भाई कॉमा करली ब्रेसेस, तो समझ जाइए कि वो फिर ये वाला एग्जाम्पल चल रहा है करली ब्रेसेस में. तो एक तो तरीका हो गया आपके पास ये वाला. अब दूसरा तरीका हमारे पास क्या है कि भाई हमने कोई अपनी फाइल बनाई है और हमने उसको इस तरह से सारा एक्सपोर्ट करके भेजा हुआ है, तो आपका काम करेगा. चलो पहले देखते हैं क्या हम लोग इससे कोई आउटपुट वगैरह फैच कर पा रहे हैं कि नहीं. तो क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट, या मैं कंसोल कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ से इस फाइल को हम लोग क्या करेंगे, रन, ओपन विद लाइव सर्वर. प्रेस करेंगे F12. तो यहाँ पर क्या लिखा रहा है, रिक्वेस्ट मॉड्यूल, द रिक्वेस्टेड मॉड्यूल .person.js डज नॉट प्रोवाइड एन एक्सपोर्ट नेम एज. ठीक है, तो हमने एज डिफाइन किया था, उसमें नहीं किया था, ज़रा देख लेंगे. सॉरी, जिप कोड था इसके अंदर, तो वो गलत हो गया, तो हम लोग जिप कोड लिख के आएंगे. इस फाइल को क्लोज कीजिए और यहाँ पे क्या लिखेंगे, जिप कोड. अब जरा हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे तो हमारा देखो क्या रिटर्न आ रहा है. ठीक है, प्रिंट अगर करना होगा तो आप क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट टेस्टिंग के लिए
यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, फेल टू एग्जीक्यूट राइट ऑन डॉक्यूमेंट, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू राइट इन टू अ डॉक्यूमेंट फ्रॉम अ सिंक्रोनसली लोडेड एक्सटर्नल स्क्रिप्ट अनलेस इट इज एक्सप्लिसिटली ओपन। तो गेट एलिमेंट वाई, आ गया डेटा। इस तरह से आप चला सकते हो इसको, क्योंकि डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो अप्रोच है ना, वो ध्यान रखना सिर्फ कोड को टेस्ट करने के लिए होती है, ठीक है। लेकिन जब भी मैं कोई मॉड्यूल से डेटा लेके आऊँगा तो वो आपको आईडी में ही भेजना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में नहीं डालना है, अदरवाइज ये काम नहीं करता आपका। तो एक तरीका हो गया ये वाला। दूसरा मेथड हम लोग देखेंगे। दूसरा मेथड हमारे पास क्या है कि भाई इसको बंद करो, पुरानी फाइल सारी है भाई। एक तरीका हम लोग ये देखते हैं इस तरह से। इस वाले मेथड में हम क्या कर रहे हैं, इसको मैं कमेंट कर दूंगा, ये हुआ इनलाइन एक्सपोर्ट। ये हुआ सारे वेरिएबल पहले बना लो, फिर सीधे एक्सपोर्ट में एक साथ लिख के सबको डाल दो। अब अगर मैं यहाँ पर टेस्ट फाइल में आऊँगा तो मुझे इसको यहाँ पर मैंने इंपोर्ट कराया हुआ है, आप यहाँ जाकर लिखेंगे फुल नेम कैमल केस में, और क्या हमारे पास ईमेल और कांटेक्ट। तो ये आप पूरा एज इट इज़ ले सकते हो, हमें अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। जो एक्सपोर्ट में सीधे उसको क्या कर देंगे, इंपोर्ट फ्रॉम पर्सन डॉट जेएस। बस आपको यहाँ पर लिख लेना है फुल नेम, और यहाँ पर लोग लिखेंगे अपना स्टेटमेंट, हाय माय नेम इज फुल नेम, ठीक है। यहाँ पर हमें फुल नेम इज़ नॉट डिफाइंड का कुछ एरर आया है, क्या दिक्कत की हम लोगों ने, ज़रा देखना पड़ेगा। पर्सन डॉट जेएस फुल नेम, फुल नेम इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, एन छोटा हो गया, एन को कैमल केस में डिफाइन करना है, ठीक है। ये तरीका। अब हम लोग बात करेंगे इस वाले मेथड से। हम यहाँ जाएंगे अपनी पर्सन डॉट जेएस फाइल के अंदर, यहाँ पर हमने इसको डिफाइन किया इस तरह से। बस इसके बाद आप इसको यहाँ पर इंपोर्ट कराएंगे। इंपोर्ट में आप यहाँ पर जाके ये ध्यान रखेंगे फाइल हमने क्या एक्सपोर्ट किया है, मैसेज। तो आप यहाँ जाके लिखेंगे इंपोर्ट मैसेज फ्रॉम पर्सन डॉट जेएस। बस इसके अंदर क्या है, नेम। अच्छा, मैंने आपसे वो रिटर्न भी कर रखा ना ऑलरेडी, तो मुझे कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए ट्राई करेंगे वेब ब्राउज़र में। तो ये देखो मुझे यहाँ पर पूरा आगे लिखा हुआ, इस तरह से हमने क्या क्या चीज़ वहाँ से डाली है। अब उसमें जो भी चीज़ आपने निकालनी है तो आप मैसेज डॉट जो हमारा उसके अंदर नेम है या जो हमारा वो मैसेज है वो सब अपना प्रिंट करा सकते हो। तो ये हमारे पास अलग अलग तरीके हैं इसको काम में लेकर आने के। तो ये आपको समझना ज़रूरी था पार्ट, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे कौन कौन सी चीज़ हो गई ज़रा एक बार नज़र डाल लेते हैं। हमने एरो देख लिया, वेरिएबल देखा, एरे देखा, डिस्ट्रक्चरिंग मॉड्यूल्स, टर्नरी और स्प्रेड ऑपरेटर। स्प्रेड भी हमारा वही गया है। तो टर्नरी हम लोग अपना नेक्स्ट क्लास पे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। टर्नरी इफ एल्स को लिखने का शॉर्टेस्ट तरीका होता है, या देख ही लो, 2 मिनट लगेंगे, खत्म करते हैं इसको। चलिए, द टर्नरी ऑपरेटर इज अ सिंप्लीफाइड कंडीशनल ऑपरेटर लाइक इफ और एल्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, सिंटेक्स। अब नॉर्मली जब हम लोग इफ का यूज करते हैं हम लोग पहले इफ डिफाइन करते हैं। यहाँ पर आपको इफ नहीं लिखना, जैसे मान लो कि एक्स इज लेस देन
तो जैसे कि मेरे कंडीशन है कुछ लाइक x इज़ लेस देन 10 फॉर एग्जांपल, तो अगर वो सही है बात है तो ट्रू यहाँ पर आ जाएगा, आप लिख देंगे यहाँ पर जो भी आपको मैसेज रिटर्न करना है। अदरवाइज अगर फॉल्स है तो वो कॉलन के आगे चलता है। सो हियर इज़ एन एग्जांपल यूजिंग इफ एल्स। तो नॉर्मली क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पर बनाया बिफोर, जो हमारा ओल्डर तरीका है, एक रेंडर ऐप के नाम से फंक्शन है, ये तब रेंडर होगा जब ट्रू है। अगर आपका फॉल्स हो जाएगा तो रेंडर लॉगिन वाला आएगा, जिसमें मैसेज लिखा वेलकम, एक में लिखा प्लीज़ लॉगिन। हमने लिखा एक वेरिएबल और हमने लिखा ऑथेंटिकेटेड, और उसके अगेंस्ट हमने एक बुलियन वैल्यू डिफाइन करी ट्रू। तो ट्रू मतलब यानी कि इफ कंडीशन ट्रू हो गई हमारी, तो हमने लिखा इफ ऑथेंटिकेटेड। इफ ऑथेंटिकेटेड तो रेंडर ऐप यानी कि वेलकम, एल्स रेंडर लॉगिन। तो अभी क्या लिखा रहा है मैं यहाँ पर, वेलकम। ट्राई करके देख लो इस कोड को, काम करेगा आपके लिए। अपनी टेस्ट फाइल को खोलिए, दिस इज माई टेस्ट फाइल, लिखेंगे HTML5 और यहाँ पर आप यूज़ करेंगे स्क्रिप्ट टैग, और ये कोड हम लोग यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। और एक हमें आईडी चाहिए होगी डेमो1 के नाम से, तो हम लोग यहाँ रखेंगे p id इज डेमो1, बस राइट क्लिक ओपन विद वेब ब्राउज़र। क्या लिखा रहा है, अगर ये मैं फॉल्स कर दूँ तो अब क्या लिखाएगा, क्लियर है। ये हो गया हमारा पुराना तरीका, जो ट्रेडिशनल तरीका है। हम लोग बात करते हैं लेटेस्ट तरीके की। कंपैरेटिवली दिस, आप देखोगे आपका कोड इसके सामने छोटा हो जाएगा। हमने क्या लिखा, सीधे ऑथेंटिकेटेड, तो ऑथेंटिकेटेड इज माई कंडीशन। हमने लिखा ऑथेंटिकेटेड की अगर वैल्यू ट्रू है तो रेंडर कर दो, अगर फॉल्स है तो लॉगिन पे डाल दो। हमने क्या लिखा, ट्रू। तो अभी यहाँ पे आपको रिटर्न आएगा नेम आपका मिसमैच हो रहा है, तो इसको 2 कर लीजिए। तो क्या लिखा रहा है, वेलकम। चलिए फॉल्स कर लेते हैं। अब क्या लिखा रहा है, प्लीज लॉग इन। तो ये है टर्नरी ऑपरेटर, जो कि PHP में भी आया है। PHP में एक और ऑपरेटर आता है जो बड़ा यूनिक है, स्पेसशिप ऑपरेटर, अगर पढ़ा हो तो, ठीक है, जो लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन सब कुछ एक ही बार में चेक कर लेता है, बट वो यहाँ काम नहीं करता, वहीं चलता है सिर्फ। तो ये थी आपकी ES6, जो बेसिकली आपको इतनी आनी चाहिए चलाने के लिए, ठीक है। अगर आपका इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है तो रिएक्ट को समझना आसान हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास से प्रैक्टिकल हम लोग स्टार्ट करेंगे उधर की तरफ, ठीक है। चलिए, तो ये सारी फाइल्स जो है आपको मैं पढ़ने के लिए दूंगा, इनको देखिएगा, समझिएगा अच्छे से, कर करके देखिए, बार बार एक एक लाइन को समझिए, क्योंकि तभी जाके आपके लिए आसान होगा। तो थ्योरी के साथ समझ में आ रही है चीज़ें।